क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते? यही एक फर्क है जो अमीरों को और अमीर बना देता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जिंदगी भर आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाने के लिए मेहनत करो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे बढ़ाया जाए और असली वित्तीय स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाए। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी और लोन चुकाने में बिता देते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगर आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि पैसे को समझना और उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखना होगा। गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करो। लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के लिए। हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये हमें पैसा कमाने के लिए एक अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाती है, लेकिन हमें पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं सिखाती। यही कारण है कि लोग जीवन भर नौकरी में फंसे रहते हैं और आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोग पैसों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं और वे अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखाते हैं जो आमतौर पर मध्यम वर्ग या गरीब परिवारों में नहीं सिखाई जाती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले अमीरों की सोच को समझना होगा, और ये किताब आपको वही सिखाने वाली है। रॉबर्ट कियोसाकी, एक ऐसा नाम जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं, जबकि बाकी लोग जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? रॉबर्ट कियोसाकी एक जापान अमेरिकी बिजनेसमैन, निवेशक और लेखक है, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। वे रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं। रिच डैड कंपनी एक फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी है जो लोगों को पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाने के लिए किताबें, वीडियो और कोर्सेज प्रदान करती है। कियोसाकी अपनी अनूठी सोच और पैसे के खेल को समझाने की क्षमता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड, क्यों ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए? रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गाइड है जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में 2 प्रकार की सोच का उल्लेख किया गया है, एक गरीब पिता की सोच और दूसरी अमीर पिता की सोच। रॉबर्ट अपने वास्तविक पिता को पुअर डैड कहते थे, जो उच्च शिक्षित थे, पीएचडी होल्डर थे, लेकिन पूरी जिंदगी नौकरी पर निर्भर रहे। वहीं उनके मित्र माइक के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते थे, 8वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाए थे, फिर भी वे हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दोनों पिता मेहनती थे और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाई थी, लेकिन एक हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहे, जबकि दूसरे ने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। ये अंतर केवल उनकी सोच में था। हम में से अधिकतर लोग पैसे के बारे में उन्हीं लोगों से सीखते हैं जो खुद पैसों की कमी से संघर्ष कर रहे होते हैं। यही कारण है कि हम कभी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड की सोच थी, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, जबकि रिच डैड मानते थे कि पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? पहला कथन सोच को सीमित करता है, जबकि दूसरा कथन सोचने और समाधान खोजने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। रॉबर्ट के गरीब पिता सलाह देते थे कि अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके, जबकि अमीर पिता कहते थे, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम खुद एक कंपनी खरीद सको। गरीब पिता मानते थे कि पैसा कमाने के लिए सुरक्षित खेलना जरूरी है,
जबकि अमीर पिता जोखिम उठाना और उसे प्रबंधित करना सिखाते थे। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि वे अपने अमीर पिता की सलाह को अपनाएंगे और उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने अमीर डैड से जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वो ये था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेखक इस अवधारणा को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक व्यक्ति अपने गधे के सामने गाजर लटका देता है और गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करता रहता है, लेकिन गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाता। यही स्थिति अधिकतर लोगों की होती है। वे नौकरी करते रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन वे कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल नौकरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पैसे को हमारे लिए काम पर लगाना जरूरी है। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम केवल अपने मालिक के लिए पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन जब हम पैसे को निवेश करते हैं तो वो हमारे लिए काम करने लगता है। इस किताब में एक महत्वपूर्ण अवधारणा रैट रेस, चूहा दौर का जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अधिक कमाने के लिए मेहनत करते हैं। इस अध्याय में लेखक उन लोगों के बारे में बताते हैं जो सुरक्षित खेलना चाहते हैं और जोखिम उठाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि जोखिम को कैसे संभालना है। अधिकतर लोग अपने जीवन में अवसरों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे सिर्फ पैसे और सुरक्षा के पीछे भागते रहते हैं। अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं, उनका लाभ उठाते हैं और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रॉबर्ट और उनके मित्र माइक को उनके अमीर पिता ने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया और इसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया। वे दोनों काम करते रहे और इस दौरान उन्होंने कई नए आइडियाज के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने देखा कि स्टोर की क्लर्क पुरानी कॉमिक्स किताबों के कवर पेज को अलग कर देती थी और बाकी किताबों को बेकार समझकर फेंक देती थी। उन्होंने कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और उससे वे पुरानी कॉमिक्स लेने की अनुमति मांगी, इस शर्त पर कि वे उन्हें बेचेंगे नहीं। इसके बाद उन्होंने उन पुरानी कॉमिक्स को बच्चों को किराए पर देना शुरू कर दिया। 2 घंटे के लिए 10 सेंट किराए पर वे किताबें पढ़ने को देते थे। इससे वे औसतन हर हफ्ते $9.50 कमाने लगे। उन्होंने इस बिजनेस मॉडल से सीखा कि पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि खुद मेहनत की जाए, बल्कि पैसे को सही तरीके से काम पर लगाया जाए। यह पहला सबक था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। सबक 2, लोगों को पैसे की शिक्षा देना क्यों जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर्स और बेहद अमीर बिजनेसमैन शामिल हुए थे। इनमें से एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और उस समय की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के अध्यक्ष समुअल इंसुल भी मौजूद थे। साथ ही और भी कई बड़े व्यापारी और उद्योगपति इस बैठक का हिस्सा थे। लेकिन इस मीटिंग के 25 साल बाद जो देखा गया वो चौंकाने वाला था। इन अमीर और प्रभावशाली लोगों में से कई गरीबी में मरे, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ ने तो अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया था। इसका असली कारण ये था कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वे ये नहीं सीखते कि उसे सही तरीके से संभाल कर कैसे रखा जाए। चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना और सही जगह निवेश करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी वित्तीय समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नहीं समझते तो आपके हाथ में आया हुआ पैसा भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। जब पैसों की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में कई सवाल उठते हैं। पैसे कमाने की शुरुआत कहां से करें? कौन सी किताबें पढ़ें? सफलता का रहस्य क्या है? लाखों रुपए कमाने का सही तरीका क्या है? लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ पैसे पर ध्यान लगाते हैं और अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा आपकी सभी समस्याओं को हल कर सकता है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
असल में बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय ही आपकी वित्तीय समस्याओं को हल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सही जानकारी और रणनीति होगी, तो पैसा अपने आप आएगा। अगर आपको पैसों की सही समझ नहीं है, तो चाहे आपके पास ढेर सारा पैसा आ भी जाए, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि अधिकतर लोग जीवन भर ये समझ ही नहीं पाते कि असली मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप उस पैसे को कितनी अच्छी तरह संभालते और बढ़ाते हैं। आपने अक्सर लॉटरी जीतने वालों की कहानियां सुनी होंगी। वे अचानक करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। यही हाल कई खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों का भी होता है। अपने करियर की ऊंचाई पर वे करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यही है कि वे पैसे को सिर्फ कमाना जानते हैं, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना नहीं जानते। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये मायने रखता है कि आप अपने पैसे को कितनी समझदारी से संभालते हैं और कितनी पीढ़ियों तक उसे संरक्षित रख सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं, तो आपको पैसे की समझ विकसित करनी होगी। मान लीजिए कि आपको एक छोटा घर बनाना है, तो आपको सिर्फ 6 फीट की नींव खोदनी होगी। लेकिन अगर आपको एक बहुमंजिला इमारत बनानी है, तो आपको पहले एक मजबूत और गहरी नींव तैयार करनी होगी। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में बिना मजबूत आर्थिक नींव बनाए ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही कारण है कि वे असफल हो जाते हैं। हमारा शिक्षा प्रणाली पुराने जमाने की सोच पर बनी है, जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। आज भी ये शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को एक ठोस आर्थिक नींव देने में असफल रहती है। स्कूल और कॉलेज से निकलने वाले ज्यादातर छात्रों के पास वित्तीय साक्षरता नहीं होती, इसलिए वे पैसे को संभालना नहीं सीख पाते। अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे बोरिंग विषय लगता है, और ये सच में जटिल भी होता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सवाल यह है कि इस उबाऊ और जटिल विषय को हम किस तरह से सरल और उपयोगी बना सकते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को समझें और सिर्फ एसेट्स ही खरीदें। अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए, और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है, और यही इकलौता नियम है जो बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी असली अहमियत समझ नहीं आती। ज्यादातर लोग पैसों की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वही गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हें लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटीज वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस आपको इतना ही समझने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने में लगानी होगी। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास बने रहना चाहते हैं, तो आप दायित्व यानी लायबिलिटीज खरीद सकते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के अंतर को न जानने के कारण ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। 80% परिवारों की यही कहानी होती है कि वे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वे पैसा नहीं कमाते, बल्कि असली वजह ये होती है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व ही खरीदते रहते हैं। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए? पैसे को कितने लंबे समय तक रोका जाए? पैसे से खुद के लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए? अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पैसों की सही समझ है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी पैसों की तंगी का असली कारण क्या है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उन्हें कैश फ्लो यानी पैसे के प्रवाह की समझ नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने काम में सफल हो सकता है,
लेकिन हो सकता है कि उसमें पैसों की समझ बिल्कुल भी न हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना तो सीख लिया, लेकिन पैसे से अपने लिए मेहनत करवाना नहीं सीखा। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक नवविवाहित दंपति किराए के मकान में रहने लगता है। उन्हें लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों का खर्च लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले व्यक्ति का। लेकिन समस्या यह है कि मकान छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं, ताकि वे परिवार बढ़ा सकें। अब उनकी आमदनी बढ़ने लगती है और वे फैसला लेते हैं कि किराए के मकान में रहने की बजाय खुद का घर खरीदेंगे। वे घर खरीद लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन पर एक नया टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वे नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और कई और चीजें, ताकि उनका घर सुंदर दिखे। वे ये सब चीजें संपत्ति समझकर खरीदते हैं, लेकिन असल में ये सब दायित्व है, क्योंकि इनसे उनकी जेब में पैसा नहीं आ रहा, बल्कि पैसा जा रहा है। धीरे धीरे वे महसूस करते हैं कि उनके खर्च बढ़ गए हैं और वे कर्ज में डूब चुके हैं। अब उन्हें कार लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की किस्तें भी चुकानी है। वे चूहा दौर में फंस चुके हैं। एक बच्चा हो जाता है और उनके खर्च और बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक बैंक से क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलता है और वे उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक और लोन कंपनी से ऑफर मिलता है कि वे अपने ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज को क्रेडिट कार्ड से चुका सकते हैं और इससे उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। उन्हें यह स्मार्ट तरीका लगता है और वे ऐसा ही करते हैं। अब उन्हें 30 सालों तक होम लोन की किस्त चुकानी है और पैसों की तंगी से जूझना है। नौकरी का डर हमेशा उन पर बना रहेगा, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो किस्तें कैसे चुकाएंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि समस्या पैसा कमाने की है, लेकिन असल में समस्या पैसे को सही तरह खर्च करने की है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी गड्ढे में फंस गए हैं, तो गड्ढा खोदना बंद करिए। गरीब और मिडिल क्लास के लोग धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह उठकर मेहनत करने यानी नौकरी पर जाने लगते हैं और खुद से ये सवाल तक नहीं पूछते कि क्या वे सही कर रहे हैं। पैसों की समझ न होने के कारण वे पैसों की ताकत के गुलाम बन जाते हैं। वे भीड़ के साथ चलने लगते हैं, दूसरों की नकल करने लगते हैं और पैसों की कई समस्याओं में उलझ जाते हैं। अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को पहचाना जाए और हमेशा पैसा देने वाले एसेट्स खरीदने की कोशिश की जाए। साथ ही अपने लायबिलिटीज और खर्च को भी कम करने की कोशिश करें। सबक 3, अपने काम से काम रखो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपने एसेट्स यानी संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग केवल अपनी इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण पर ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में 1947 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक ने MBA छात्रों को संबोधित किया। ये एक प्रेरणादायक स्पीच थी। स्पीच के बाद छात्रों ने रे क्रॉक से समय बिताने की गुजारिश की, जिस पर वे राजी हो गए और उनके साथ बियर पीने चले गए। बातचीत के दौरान रे क्रॉक ने छात्रों से एक सवाल पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? पहले तो छात्र हंस पड़े, फिर उनमें से एक ने जवाब दिया, आप बर्गर बेचने के बिजनेस में। इस उत्तर को सुनकर रे क्रॉक भी हंस पड़े और बोले, मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं बर्गर के बिजनेस में नहीं, बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं। फिर उन्होंने समझाया कि मैकडॉनल्ड्स की सफलता में फ्रैंचाइज लोकेशंस और उनकी प्राइम रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी कोई व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता है, तो उसे उस लोकेशन की जमीन भी खरीदनी पड़ती है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मालिक है, जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे और महत्वपूर्ण स्थानों पर जमीनें हैं। इसी तरह अमीर डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी को यह सिखाया कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। अमीर लोग इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए वे दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपने खुद के काम पर ध्यान देते हैं। अगर देखा जाए
तो हम में से ज्यादातर लोग सरकार के लिए टैक्स चुकाकर काम कर रहे हैं, अपनी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आम लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे अपनी पूरी मेहनत दूसरों के लिए करते हैं और खुद के लिए कोई संपत्ति नहीं बनाते। हमारी शिक्षा प्रणाली भी हमें सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार करती है। जिस क्षेत्र की पढ़ाई हम करते हैं उसी में हमारा करियर बनता है। अगर कोई कुकिंग की पढ़ाई करता है तो वो शेफ बनता है। अगर कोई लॉ की पढ़ाई करता है तो वो वकील बनता है। अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो वो इंजीनियर बनता है। लेकिन असली समस्या ये है कि पढ़ाई करने के बाद भी ज्यादातर लोग नौकरी और बिजनेस का अंतर नहीं समझ पाते। वे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं करते। जब रॉबर्ट किसी बैंक कर्मचारी से पूछते हैं कि आपका खुद का काम क्या है, तो वो जवाब देता है, मैं एक बैंकर हूं। रॉबर्ट फिर पूछते हैं, क्या आप उस बैंक के मालिक हैं? तो वो जवाब देता है, नहीं, मैं वहां नौकरी करता हूं। यानी उस व्यक्ति ने नौकरी को ही अपना असली काम मान लिया है, जबकि सच्चाई यह है कि उसका पेशा तो बैंकर का है, लेकिन उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी नौकरी करते हुए भी असली संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। ऐसे दायित्व या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप शोरूम से नई कार खरीदकर घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% तक गिर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कार एक संपत्ति नहीं बल्कि एक दायित्व है। बिजनेस क्या होता है? अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी नहीं है और वो खुद ही सिस्टम की तरह काम करता है, तो वो असल बिजनेस कहलाता है। लेकिन अगर आपको हर दिन उस बिजनेस में काम करना पड़ रहा है, तो वो बिजनेस नहीं बल्कि एक नौकरी है। रॉबर्ट ये कभी नहीं कहते कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वे कहते हैं कि नौकरी करते हुए अपने एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाइए। इसलिए अपने काम से काम रखिए और हमेशा ऐसे दायित्वों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत घर लाने के बाद घट जाती है। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर ही लगाया जाता था। इसका मतलब था कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाएगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को देगा। लेकिन बाद में टैक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, यानी गरीब और मध्य वर्ग। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मध्यम वर्गीय लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, जबकि अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि वे टैक्स और उससे जुड़े कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं। अमीर लोग या तो खुद इस विषय में जानकारी हासिल करते हैं या फिर ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता, लेकिन इसकी इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है। यही कारण है कि अमीर लोग अपना पैसा कॉरपोरेशन में निवेश करते हैं और इसका लाभ उठाकर अपने टैक्स को कम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अमीर और मिडिल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं। अमीर लोग, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वे पहले मुनाफा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जो पैसा बचता है केवल उसी पर टैक्स देते हैं। दूसरी ओर मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके खोजने होंगे। सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेखक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और बाद में उसे पेटेंट भी करा दिया। उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने लगी, जिससे वे परेशान हो गए क्योंकि उन्हें इतने बड़े बिजनेस को संभालने में दिक्कत आ रही थी।
इसलिए ग्राहम बेल उस समय की प्रसिद्ध कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट और छोटी कंपनी को खरीदेंगे। ग्राहम बेल इसके बदले $1,00,000 चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि आप बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाद में इतिहास गवाह बना कि इसके बाद मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी एटी का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर लोगों को वित्तीय शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद ये पाया कि हर इंसान में कुछ न कुछ पोटेंशियल होती है जो उन्हें महान बनाती है। लेकिन एक चीज है जो हमें पीछे रोकती है, और वो है खुद पर शक करना। स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद डिग्रियां या अच्छे ग्रेड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। असल जिंदगी में केवल ग्रेड काफी नहीं होते, क्योंकि दुनिया में चतुर नहीं बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय बुद्धिमत्ता के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वे अपनी नौकरी छूटने, मकान गंवाने या आर्थिक तंगी के लिए सरकार, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। लेकिन असल में इन समस्याओं की जड़ वे खुद होते हैं। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाए और अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। एक दिन एक महिला इस गेम को खेलने आई। खेल के दौरान उसे एक बोट कार्ड मिला, जिसका मतलब था कि उसने एक नाव जीत ली। पहले तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि इस नाव को लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी, तो वो उदास हो गई। उसके लिए ये नाव कोई एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी बन गई थी। वो महिला ये खेल समझ नहीं पाई और उसने अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन बाद में उसने फोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो अब इस गेम को अपनी असली जिंदगी से जोड़कर देख पा रही थी। ज्यादातर लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब हमें कोई बात समझ नहीं आती तो हम उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नई चीजों को सीखने और समझने की आदत डालनी होगी। कैश फ्लो गेम खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खेल में बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस पैसे का क्या करें। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से कमजोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वे केवल सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को सही मौका मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वे उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि ये एक अवसर है। वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौके नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। अगर कोई अवसर आपके सामने आता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले उधार देने को तैयार नहीं है, तो आपको यह सोचना होगा कि आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। ज्यादातर लोग इन समस्याओं का केवल एक ही समाधान जानते हैं: कड़ी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और कर्ज लेना। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो आपको केवल मौके के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। आपको यह सीखना होगा कि अपने लिए मौके कैसे पैदा करें। अगर आप सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है। हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है, इसलिए आपको अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ानी होगी। रॉबर्ट पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स और एरिजोना की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी।
वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। लेकिन रॉबर्ट मानते थे कि केवल पैसा बचाने से ज्यादा फायदेमंद ये होगा कि आप उसे सही जगह निवेश करें, ताकि आगे चलकर वो पैसा बढ़े। उस समय फीनिक्स और एरिजोना में लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। लोग अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में बेचने को मजबूर थे। निवेशकों के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक मकान केवल $20,000 में खरीद लिया। फिर उन्होंने एक अटॉर्नी के ऑफिस में विज्ञापन दिया और उनके पास इस $75,000 की कीमत वाले मकान को $60,000 में खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। रॉबर्ट ने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 का मुनाफा कमाया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें केवल 5 घंटे का ही समय लगा। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? कड़ी मेहनत करें, फिर जितना कमाते हो उसका 50% टैक्स चुकाएं। इसके बाद जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें। अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले वाले विकल्प का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से पहले यह पता लगा लें कि $40,000 कमाने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। इसलिए मैं आपको दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दूंगा। सिर्फ अपने दिमाग पर निवेश करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। इसलिए अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है। एक, कोई ऐसा मौका खोजें जिसे बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया हो। याद रखें, आप अपने दिमाग से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। 2, पैसा बढ़ाइए। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशकों को यह पता होना चाहिए कि बैंक जाए बिना पैसों की कितने तरीकों से व्यवस्था की जा सकती है। 3, स्मार्ट लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत पड़े, तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे, जो काफी दमदार और स्पष्ट थे। उसके लेखों में पाठकों को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नॉवेल्स लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने कहा कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज होकर कहने लगी, मैं एक पेशेवर लेखिका हूं। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है। भला मुझे बिक्री सीखने की क्या जरूरत है? रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आपका टैलेंट बेकार है। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं सीखना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, खासतौर पर अस्वीकृति के डर के कारण, लेकिन इसे सीखना बहुत जरूरी है। अमीर और गरीब डैडी के बीच एक सबसे बड़ा अंतर यह था कि गरीब डैडी हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि एक सिर्फ नौकरी ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सबक 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती है। 5 मुख्य कारण हैं
जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ही जरूरी है। ये 5 बाधाएं हैं: डर, निराशावाद, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। एक, डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और ना ही मुझे ऐसा कोई अमीर इंसान मिला जिसने कभी पैसे का नुकसान न उठाया हो। लेकिन मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, क्योंकि उन्होंने कभी 1 रुपया भी निवेश किया ही नहीं। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि डर है, बल्कि ये है कि आप इस डर का सामना कैसे करते हैं, असफलता को कैसे लेते हैं। ये सबसे जरूरी बात है। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है, जबकि असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का यही मूलभूत अंतर होता है कि वे उस डर से कैसे निपटते हैं। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसे गंवा देने के डर पर ध्यान देते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आपको जोखिम उठाने से डर लगता है, तो आपको खुद को बदलने की जरूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा। 2, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं, और यही शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती है। हम क्या होगा अगर वाले सवालों में उलझ जाते हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए? क्या होगा अगर सब कुछ मेरी योजना के हिसाब से नहीं चला? ये शंकाएं हमें इतना डरा देती है कि कभी कभी हम कोशिश ही नहीं कर पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से निकल जाते हैं। अगर आप निराशावाद से घिरे रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। हमें इन शंकाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। 3, आलस्य पर जीत हासिल करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। एक व्यवसायी की कहानी इस बात को बेहतर तरीके से समझाती है। ये व्यवसायी पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वो ऑफिस में देर तक काम करता था और वीकेंड पर भी ऑफिस का काम घर ले आता था। लेकिन एक रात जब वो घर लौटा तो उसे घर खाली मिला, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर घर छोड़ चुकी थी। उसे पहले से ही पता था कि उसकी और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उस रिश्ते को सुधारने की मेहनत करने के बजाय उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। जब उसका परिवार चला गया तो वो इतना निराश हो गया कि अपने काम में भी लापरवाही बरतने लगा, और फिर उसकी नौकरी भी चली गई। यही आलस्य का सबसे बड़ा रूप है। हम किसी एक चीज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप अपने आलस्य पर कैसे काबू पा सकते हैं? इसका जवाब है थोड़ा लालच करना। अपने आप से सवाल करें, मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम न करना पड़े? इस तरह का थोड़ा सा लालच आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन याद रखें, हर चीज की अति बुरी होती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा लालच भी न करें। 4, बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप 2 व्यक्तियों की तुलना करेंगे तो उनकी आदतों में बड़ा अंतर पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं सबसे पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत बनता हूं। इसका मतलब यह है कि आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी बचत और निवेश के लिए पैसा अलग रखना चाहिए, और उसके बाद अपने बिल चुकाने चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो ये आदत आपको डालनी ही होगी, चाहे आपकी कमाई कितनी भी कम हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी। दूसरा, जब आपके पास बचत होगी तो आप नए कमाई के मौकों का फायदा भी उठा पाएंगे। 5, अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि जो मैं जानता हूं
उसी की बदौलत मैं पैसे कमाता हूं, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसे गंवाता हूं। ज्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अहंकार का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज की जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से बेहतर होगा कि आप नई चीजों को सीखें और अपनी समझ को विकसित करें। रिच डैड पुअर डैड के अनमोल विचार। संसार में अक्सर चतुर लोग नहीं, बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। अमीरी का रास्ता केवल बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस साहस पर भी निर्भर करता है जो नए अवसरों को पहचानने और जोखिम उठाने की हिम्मत देता है। बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते, बल्कि उन्हें देखने के लिए एक वित्तीय दृष्टिकोण और समझ की आवश्यकता होती है। ये केवल पैसे कमाने या निवेश करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि पैसा कैसे काम करता है और उसे किस तरह से हमारे लिए काम पर लगाया जाए। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उनके अंदर पैसे गंवाने का डर बैठा होता है। अमीर बनने की खुशी से ज्यादा वे नुकसान उठाने के दर्द को महसूस करते हैं। यही डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है और वे कभी भी अपनी वित्तीय यात्रा को सही दिशा में शुरू नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इस डर से बाहर निकलते हैं, वे सफल होते हैं। असफलता हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन इसका असर अलग अलग लोगों पर अलग तरीके से पड़ता है। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है, जबकि पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। जो इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे सही वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। और रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो इस दिशा में पहला कदम रखने में मदद कर सकती है।